Hi everyone, welcome to SSR Insight। तो आज हम एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक के बाद एक हम लोग चैप्टर्स करेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो सेशन है एरर डिटेक्शन का वो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आएगा वो क्वेश्चंस आते ही आप पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना एंड उसके बाद वीडियो प्ले करके उसका जो आंसर है एंड एक्सप्लेनेशन देख लेना। मैं यहाँ पे अलग से टाइमर नहीं लगा रही हूँ टू रिड्यूस टाइम लॉस, तो आप लोग खुद से वो पॉज करके जरूर ट्राई करना। एंड जैसे कि हम लोग करते हैं, अगर आपने कोई भी मेरा पहला वाला लेसन देखा है, पहले वाला जो भी मैं क्लासेस कराती थी, वहाँ पे जैसे हम लोग करते थे कि एक ही क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर नहीं जानना है, हमें उसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है। सिर्फ यहाँ पे हमें एरर डिटेक्शन नहीं करना है, एरर डिटेक्ट करने के बाद उसका करेक्ट क्या होना चाहिए वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। तो यहाँ पे एरर कहाँ पे है? यहाँ पे जो TTA है दैट इज टाइम टू आंसर है 25 सेकेंड्स। मतलब एवरेज एक एस्पिरेंट का 25 सेकेंड लगता है ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। बट ऐसा टाइप का क्वेश्चंस आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है, क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे एक सेंटेंस उसमें आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। हो सकता है कि आप एरर डिटेक्ट कर पाए बट उसके साथ साथ वो करेक्ट नहीं कर पाए, मतलब वो एरर एलिमिनेट करने के बाद वहां पे क्या बैठेगा ये हो सकता है कि आपसे ना हो, बट आप जल्दी ही एरर डिटेक्ट कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा बहुत अच्छा तैयारी है। तो क्या है कि हमें कुछ भी क्वेश्चंस मिले, हमारा फर्स्ट काम क्या होता है कि जो सेंटेंस गिवन है उसको अच्छे से पढ़ना। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। तो ये सेंटेंस पढ़ के जो हमें समझ में आ रहा है कि ये एक कंजंक्शन है जो दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये स्टॉप स्मोकिंग के साथ ये लीड अ हेल्दी लाइफ का कुछ कनेक्शन है। तो ये जो कनेक्टर है दैट इज जो कंजंक्शन है, ऑल्दो ये यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर हम ऐसे ही इसका मीनिंग समझे तो क्या बता रहा है कि तुम एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे। तो मीनिंग समझते ही हमारा आंसर अपने आप आ गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए? जब तक तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे, दैट मीन्स until you stop smoking. You cannot lead a healthy life until you stop smoking. That means हमारा जो एरर है वो बी में है। ओके, तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 84% एस्पिरेंट ने करेक्ट किया है एंड 4% एस्पिरेंट ने स्किप किया है। तो ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो करेक्ट किया है एंड ये करेक्ट करने लायक ही क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सो द आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In Canada, my sister-in-law with her husband were present at the party. ओके, इसका टाइम टू आंसर है 20 सेकेंड्स। अब इसमें मुझे और एक पॉइंट भी ऐड करना है। आई थिंक इन दैट मीन टाइम आप ऑलरेडी समझ गए कि यहाँ पे एरर कहाँ पे है। एंड इसके साथ साथ मैं और एक बात बताना चाहूंगी, ये जो सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है। ये जो सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ जो भी है, इसका जो प्लूरल है वो प्लूरल क्या होता है? उसका प्लूरल होता है सिस्टर्स इन लॉ। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप जरूर एक पेन कॉपी लेके बैठिए एंड ऐसे जो भी मैं बोलती जाऊंगी ये नोट करते जाना। ठीक है, तो ऐसे जो भी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ जो भी है, इसका जो प्लूरल होता है वो इसके साथ यहाँ पे एज ऐड होता है, ना कि यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एज ऐड होता है। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, जिसमें बार बार पूछता है। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है कि इन कैनेडा माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड वर प्रेजेंट एट द पार्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, माई सिस्टर इन लॉ ये एक सब्जेक्ट है एंड हर हस्बैंड ये एक सब्जेक्ट है। अब ये दोनों ये विद से कनेक्ट हुआ है, ये विद से जुड़ा हुआ है, माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड। अब ये जो ये वर्ब है, ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग बैठेगा? क्योंकि यहाँ पे तो दो सब्जेक्ट है ना, दो सब्जेक्ट है। तो ये जो वर्ब है ये बेचारा किसके साथ बैठेगा? ये बेचारा फर्स्ट वन सब्जेक्ट के साथ बैठेगा। क्यों बैठेगा? क्योंकि ये विद से जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ वर्ड्स है जैसे कि एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, besides, in addition to, with, together with, along with, rather than,
अगर ये सब वर्ड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है, अगर टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय दीज वर्ड्स, देन द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन। ओके, अगर ये सब टाइप का वर्ड से आपका सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो आपका जो वर्ब बैठेगा सेंटेंस में वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन लिमिटेड है। जैसे कि ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स बहुत है, ये वर्ड्स याद रखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, बट अगर आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे एंड ये नोट डाउन कर लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ऐसे में। ठीक है, 4 ऐसे वर्ड्स है जैसे कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड नन बट। अगर ये सब वर्ड से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो उसका जो वर्ब है वो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन सब केस में क्या हो रहा है, ये सब केस में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बैठेगा। एंड नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो एंड नन बट, ये सब वर्ड्स अगर दो सब्जेक्ट्स ज्वाइंट होते हैं तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट, ओके, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, 82% एस्पिरेंट्स ने ये करेक्ट किया है एंड 1% इसको स्किप किया है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड वाज, ओके, वाज प्रेजेंट एट द पार्टी। सो दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स बी में एरर है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई वाज सॉरी टू बी हियरिंग ऑफ हिज मिसफॉर्चून। 23 सेकेंड्स एवरेज एस्पिरेंट को टाइम लगता है, बट आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में आप ऐसे क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या है कि कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, जैसे कि हो गया आपका लव, लाइक, वांट, हियर, ओन। ऐसे कुछ वर्ब्स है जिसके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते हैं। तो ये सब वर्ब्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि आई वाज सॉरी टू हियर ऑफ हिज मिसफॉर्चून। ओके, आई वाज सॉरी टू हियर ऑफ हिज मिसफॉर्चून, दैट मीन्स फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे ऐसा कुछ कंपनीज है जैसे कि मैकडोनल्ड्स में जो टैगलाइन है ना, आई एम लविंग इट, ऐसे टैगलाइन है। और वूट एक ऐप है, उसका एक टैगलाइन था कि वांटिंग। तो इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें तो आईएनजी यूज हो रहा है, तो ये कोई सेंटेंस में ऐसे यूज नहीं हो रहा है, ये जस्ट टैगलाइन है। इसमें ऐसे ग्रामर का रूल ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसे आईएनजी वहां पे वो यूज करे हैं। बट एक्चुअल में ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे वर्ब्स है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जिसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑल दिस बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये सब टाइप का क्वेश्चंस ना आप पढ़ते ही समझ जाओगे, मतलब जितना टाइम आपको ये सेंटेंस पढ़ने में लगेगा बस उतना टाइम आपको आंसर करने में लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। अब पढ़ते ही समझ जाओगे कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है। देखिए, हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते कि ऑल दिस बॉयज हैव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वर्ब के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैच हो रहा है। कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब विदाउट फ्यू नॉलेज, इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना। विदाउट फ्यू नॉलेज, फ्यू क्या है, फ्यू हम यूज करते हैं फॉर काउंटेबल नाउन्स। ओके, काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि अगर मैं बोलती फ्यू बॉयज, फ्यू गर्ल्स और फ्यू मेन, ठीक है, जो हम काउंट कर सकते हैं उसमें हम फ्यू यूज करते हैं। जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें हम कैसे फ्यू यूज कर सकते हैं, तो इसलिए फ्यू जो है यहाँ पे वो इनएप्रोप्रिएट है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, लिटिल यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना लिटिल वाटर। ओके, तो ये हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, बट दैट मीन्स ये नहीं कि यहाँ पे लिटिल यूज होगा। यहाँ पे जैसे कि ये विदाउट है, इसलिए यहाँ पे होगा विदाउट एनी नॉलेज, मतलब कोई भी नॉलेज नहीं है इंग्लिश का। ठीक है, ऑल दिस बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा डी, विदाउट फ्यू नॉलेज नहीं होगा, यहाँ पे एनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स और
डू आई लाइक फ्रूट्स। मतलब बोल रहे हैं कि मैं वेजिटेबल लाइक नहीं करती हूँ, मैं फ्रूट्स लाइक करती हूँ। तो क्या यहाँ पे और होगा? क्योंकि ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि ये मैं लाइक नहीं करती हूँ एंड ये मैं लाइक करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिंपल है, ये बट होना चाहिए। आई डू नॉट लाइक वेजिटेबल्स बट डू आई लाइक फ्रूट्स नहीं, बट आई डू लाइक फ्रूट्स। ओके, ऐसे हम डू कब यूज करते हैं? कोई भी ऐसे वर्ब के सामने अलग से ऐसे डू कब यूज करते हैं? टू एम्फसाइज, मतलब मेरा जो पसंद है फ्रूट के लिए वो मैं ज्यादा से ज्यादा एम्फसाइज करके बोल रही हूँ कि आई डू लाइक फ्रूट्स। इसका जो पॉजिटिवनेस है इसको हम ज्यादा से ज्यादा एम्फसिस करके बोल रहे हैं, इसलिए आई डू लाइक फ्रूट्स एंड डू वर्ब ऑलवेज टेक्स प्लेस बिफोर मेन वर्ब। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, और नहीं होगा बट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैव द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये बुक का जो प्रॉपर्टी है, जो कि यहाँ पे गिवन है कि टाइम टू आंसर 17 सेकेंड्स एंड कितने एस्पिरेंट्स ने करेक्ट किया है, कितने एस्पिरेंट ने स्किप किया है, ये आपको अच्छे से इफेक्टिवली यूज करना है। मतलब आप कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप हमेशा ट्राई करना, विदाउट ट्राइंग डोंट स्किप इट। ओके, एंड ऑब्वियसली जो यहाँ पे टाइम टू आंसर के लिए जो सेकंड्स दिया है, आप उसका अंदर अंदर ही आंसर करने की कोशिश करना। आप वीडियो ऐसे भी पॉज करके आंसर करोगे, ऑलवेज ट्राई कि इससे कम टाइम के अंदर अंदर ही आप इसका एरर ढूंढ पाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये जो बॉय एंड गर्ल है ये तो सिंगुलर है, तो उसके साथ ये जो वर्ब है वो प्लूरल कैसे होगा? वो प्लूरल नहीं होना चाहिए, वहां पे हैज होना चाहिए, है ना। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज द राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे जो एरर है वो फर्स्ट वर्ड में है, ए इज द करेक्ट आंसर। जब भी हम ऐसे एवरी बॉय और एवरी गर्ल और ऐसे हम यूज करते कि एवरी वन, एवरीबडी और एवरीथिंग, ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है, क्योंकि ये जो रेफर कर रहे हैं ये एक एंटायर ग्रुप को रेफर कर रहा है, एंटायर ग्रुप को रेफर कर रहा है एज अ होल, बट एट द सेम टाइम ईच इंडिविजुअल को भी रेफर कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। Okay, next question. Contemporary and historic views regarding diagnosis, prognosis and treatment of medical conditions have been documented for thousands of years. इसमें तो आपको एकदम पढ़ने में जितना टाइम लगे, देखिए यहाँ पे have been, तो यहाँ पे क्या होगा? डॉक्यूमेंट होगा? नहीं होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड होगा, है ना, डॉक्यूमेंटेड होगा। सो दैट्स वाई डी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। Every employee of the company were given a 2-bedroom flat as a Diwali bonus, जो कि मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पहले ही मैंने इसका आंसर दिया कि अगर ऐसे कुछ रहता है, एवरी एम्प्लॉय और एवरी वन और एवरीबडी और एवरीथिंग एवरीवेयर, अगर ऐसे टाइप का कुछ रहता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। यहाँ पे भी वो सेम ही होगा, यहाँ पे वेयर नहीं होगा, यहाँ पे वर्स होगा, है ना। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वॉज गिवन अ 2-bedroom फ्लैट एज अ दिवाली बोनस। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी करना है क्योंकि कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, ही वॉज रनिंग वेरी फर्स्टली टू कैच द ट्रेन बट ही कुडंट। तो ही वॉज रनिंग वेरी फर्स्टली, पहले तो ये फास्टली, ये कोई रियल वर्ड ही नहीं है, इट्स नॉट अ रियल वर्ड। ओके, फास्टली करके कुछ होता नहीं है, यहाँ पे होगा ही वॉज रनिंग वेरी फर्स्ट, ही वॉज रनिंग वेरी फर्स्ट टू कैच द ट्रेन बट ही कुडंट। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। एंड देखिए यहाँ पे जो करेक्ट किया है वो कम लोगों ने, विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस क्वेश्चंस, ये कम लोगों ने करेक्ट किया है, 73% करेक्ट किया है एंड 5% स्किप भी किया है, क्योंकि फास्टली ये जो वर्ड है ये समटाइम्स हम गलत तरीके से यूज करते हैं, हमें पता नहीं होता है कि एक्चुअली में ये कोई वर्ड ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट करने का जो परसेंटेज है वो भी कम हो गया है। ओके, तो याद रखना कि फास्टली क्या है कि कुछ ऐसा वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे होगा फर्स्ट जो कि एक एडजेक्टिव है, तो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, A herd of cattle were grazing in our field in the morning. तो यहाँ पे जो गड़बड़ी है वो एक्चुअली दो गड़बड़ी है, एक नहीं है। ठीक है, पहले तो ये है कि a herd of cattle were, ये दोनों ही वर्ड में प्रॉब्लम है। क्या? एक तो a herd of cattle होता है ना कि cattles,
ये कैटल इटसेल्फ प्लूरल है, सो इसके साथ अलग से एज ऐड करके कैटल्स बनाने की, प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इटसेल्फ एक कलेक्टिव नाउन है एंड कलेक्टिव नाउन के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो इसलिए अ हार्ड ऑफ कैटल इसके साथ वेयर नहीं होगा, वॉज होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और कलेक्टिव नाउन्स जैसे कि हार्ट ऑफ कैटल के साथ ऐसे हम बोलते हैं कि हॉल ऑफ फिश, और ऐसे बोलते हैं कि अ हिप ऑफ रबिश। ये सभी जो कलेक्टिव नाउन्स है इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे अ हार्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन अ फील्ड इन द मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ लोगों ने ये करेक्टली अटेम्प्ट किया है, जो कि अच्छा खासा ही कम है एंड अच्छा खासा लोगों ने ये स्किप भी किया है। ठीक है, तो दोनों एरर रहने से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एक में ही है, मतलब इसका जो आंसर है सेकंड वन। नेक्स्ट, द बॉय हुम केम हेयर इज द स्टेट टॉपर ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो ये तो मतलब एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि द बॉय हुम, नो, नेवर, ये एम नहीं होगा। ठीक है, द बॉय हु केम हेयर इज द स्टेट टॉपर ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस, दैट मीन फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक्चुअली 15 सेकेंड नहीं टाइम टू आंसर, ये एक्चुअली ये होगा 1 सेकेंड। ओके, एक्चुअली आपको 1 सेकेंड लगना चाहिए क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। द बॉय हु केम हेयर इज द स्टेट टॉपर ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, Alex seemed to be more comfortable around Lily than him was around his other friends. क्या बोल रहा है कि अलेक्स अदर फ्रेंड के साथ जितना कंफर्टेबल रहता है उससे ज्यादा कंफर्टेबल वो लिली के साथ रहता है। तो यहाँ पे एलेक्स seemed to be more comfortable around Lily than him. No, here this pronoun is itself a subject. That's why ये him नहीं होगा, ये होगा he. He was around his other friends. Alex seemed to be more comfortable around Lily than he was around his other friends. That means the answer is second one. Okay, next, Queen Elizabeth got married to Philip, former prince of Greece and Denmark. So Queen Elizabeth got married, no, she got married. Queen Elizabeth got married to Philip, former prince of Greek and Denmark. First one is the correct option. Okay, next, this furnitures has been taken on hire for the function in the college. तो कुछ ऐसा नाउन है जैसे कि फर्नीचर और लगेज, बैगेज, सीनरी, ट्रैफिक, रिसर्च, मनी, ऐसे बहुत सारा वर्ड्स है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है एंड इसके साथ हम इसको प्लूरल करने के लिए एस नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दिस फर्नीचर्स, एस यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। दैट्स वाई दिस फर्नीचर हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना और नोट कर लेना। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस फर्नीचर हैज यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। ये भी आपको कितना टाइम लगना चाहिए, ये 2 सेकेंड्स लगना चाहिए क्योंकि एकदम शुरुआती में, मतलब आपको पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना है, उससे आगे ही आप आंसर कर सकते हो। आ टॉलेस्ट मैन क्या होगा, नहीं होगा क्योंकि टॉलेस्ट क्या है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा हम क्या यूज करते हैं, दा यूज करते हैं, दा यूज करते हैं। दैट्स वाई ए यहाँ पे नहीं होगा, ये इनअप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे होगा द टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। तो जो आंसर है वो है बी, आ टॉलेस्ट मैन। नेक्स्ट, नो सूनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन। ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब इससे एक क्वेश्चन नहीं रहेगा तो क्या ही एसएससी का एग्जाम है। नो सूनर इसके साथ यूज होता है देन, ठीक है, एंड रेयरली, बेयरली, स्कार्सली,
ये सब के साथ यूज होता है when. ओके, एंड ऐसे यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, देन यूज होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स एरर कहाँ पे है, सी में है. नो सूनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड. वर्ब एकदम सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है. तो नो सूनर हैड द क्रिकेट मैच स्टार्टेड देन इट बिगेन टू रेन. ओके, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, हरीश इज नॉट डाउटफुल वेदर आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हरीश इज नॉट डाउटफुल, हरीश डाउटफुल नहीं है. आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम, मैं उसका जो वर्क है वो टाइम के अंदर फिनिश कर दूंगी. तो यहाँ पे जो वेदर है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, यहाँ पे होगा दैट. हरीश इज नॉट डाउटफुल दैट आई विल फिनिश हिज वर्क इन टाइम. हरीश डाउटफुल नहीं था कि मैं उसका वर्क टाइम के अंदर फिनिश कर दूंगी. यहाँ पे वेदर की तो कोई यूजेज नहीं है. ये जो कि नेगेटिव एक सेंस बन रहा है कि हरीश इज नॉट डाउटफुल, इट विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय दैट. ओके, सो बी is the correct option. Next, 2 flyovers have been proposed in the new plan to decongest MG Road. तो ये भी बहुत ही easy question है. 2 flyovers have been proposed होना चाहिए क्योंकि ये present perfect tense है, इसलिए यहाँ पे propose नहीं यूज होगा, simple present tense. ओके, तो यहाँ पे होगा proposed. ओके, that means last one is the correct option. देख सकते कि ये कितना ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. दैट्स वाई ये 91% एस्पिरेंट नहीं करेक्ट किया है. ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिक्स है, मतलब कितने टाइम आपको लगना चाहिए एंड कितने परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट्स ने ये करेक्ट किया है, स्किप किया है, इससे आपको अपना जो प्रिपरेशन का स्टेज है वो समझ में आएगा कि हाँ मैं सही दिशा में जा रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग हिज ओन लंच. कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि लव, स्टार्ट, फिनिश, हेट, एंजॉय, प्रेफर, कीप. ये कुछ वर्ड्स है जिसके बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, आई लव डूइंग दिस और आई प्रेफर गोइंग देयर. तो ये कुछ वर्ड्स है जिसके बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं. तो दैट्स व्हाई इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिज ओन लंच. सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, 100 of people came to see the fair. तो यहाँ पे क्या होगा, 100 of people होगा? नहीं, ये होगा hundreds of people, है ना. hundreds of people came to see the fair. hundreds of rupee, hundreds of people, or I can say thousands of rupee. hundreds of people, or I can say thousands of rupees. okay, बट अगर मैं ऐसे बोलती कि 5, तब हम बोलते 5000 रुपीज. दैट टाइम वी विल नॉट यूज 5000s. ओके, नो, विल नॉट यूज एस, क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी एक डेफिनिट नंबर यूज कर रहे हैं, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी बता रहा है कि कितने थाउजेंड है. 5000 है. ठीक है, बट इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने 100 है और कितने 1000 है. तो दैट्स व्हाई वी यूज हियर एस. hundreds of people, thousands of people, thousands of rupees, but here we use definite numeral adjectives. That's why we will not use here s. okay, 5000 rupees. So here first one is the correct option. hundreds of people होगा. okay, next, David has 5000 rupees only. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 5000 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं 5 बोल रही हूँ कि कितना 1000, 5000. सो दैट्स वाई 5000 रुपीज ओनली होगा. ओके, सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट. किसी भी सेंटेंस में ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का पोजिशन क्या होना चाहिए, मतलब किसके बाद
कौन से प्रोनाउन यूज करना चाहिए, कौन सी प्रोनाउन बैठेगा, उसको लेकर एक प्रोनाउन का रूल है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो रूल है 2 3 1 है। मतलब अगर कोई सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों ही पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ये रूल के अकॉर्डिंग बैठेगा। मतलब पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर कोई सेंटेंस में सिर्फ सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन है तो वो ऐसे बैठेगा। अगर कोई सेंटेंस में सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन है तो वो इस सीक्वेंस में बैठेगा। अगर कोई सेंटेंस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो वो इस सीक्वेंस में बैठेगा। तो यहाँ पे क्या है, आई एंड यू है, दैट मीन्स फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन है। ओके, तो तब कौन सा सीक्वेंस में बैठेगा, पहले यू होगा एंड उसके बाद आई होगा, है ना, क्योंकि 2 1 ये जो रूल है 2 3 1 सिंपल सा रूल है। पोजीशन को लेकर, प्रोनाउन के पोजीशन को लेकर एक सिंपल सा रूल है 2 3 1। इसको एकदम क्लियरली आप याद रख सकते हो ऐसे 2 3 1 लिख के। तो यहाँ पे आई एंड यू है, वो नहीं होगा, वो यहाँ पे होगा यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, he along with his parents were going on a vacation to Shimla। एकदम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये इस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड था कि मैंने आपको बताया था एकदम। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में मैं जाती हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसे मैंने बोला था कि अगर along with से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे ही एक सब्जेक्ट है, हिज पेरेंट्स एक सब्जेक्ट है, एंड यहाँ पे कंफ्यूजन भी है क्योंकि वो वाला क्वेश्चन में दोनों ही सिंगुलर था, ये वाला क्वेश्चन में ये सिंगुलर है बट ये प्लूरल है। तो आपको ये जो वर्ड बैठेगा किसके अकॉर्डिंग बैठेगा उसको लेकर आपका कंफ्यूजन भी हो सकता था, क्योंकि वो क्वेश्चन में वो कंफ्यूजन नहीं होगा, वो क्वेश्चन में दोनों ही सिंगुलर था। ये क्वेश्चन में एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। तो जैसे कि हमारा रूल है कि अगर along with से ऐसे दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाता है तो जो वर्ब है वो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट दैट मीन्स ही के अकॉर्डिंग बैठेगा, दैट मीन्स यहाँ पे वॉज होगा। तो हम एक बार वो क्वेश्चंस देखेंगे, देख लेते हैं एक बार वो क्वेश्चन। ये रहा वो क्वेश्चन, जैसे कि आपको मैंने बताया था। ये देखिए मैंने बताया था कि अगर along with है, ये सभी जो वर्ड्स है ये घुमा फिरा के यही वर्ड्स यूज करते हैं एसएससी। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, जो भी वर्ड्स है ये एकदम याद रखना है, लिख के रखो, रिवाइज करते रहोगे एंड प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको वैसे ही याद रह जाएगा। ठीक है, देखिए ये सेशन में और एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया। ठीक है, तो अगर along with के साथ है तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब बैठेगा। So that's why यहाँ पे होगा he along with his parents was going on a vacation to Shimla। That means second one is the correct option. Next, a large amount of money he invested were wasted। अब when we use a large amount of or a large quantity of, we always use that with uncountable noun। Okay, तो मानी एक अनकाउंटेबल नाउन है, वो आपको पता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो कभी भी प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा। ओके, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा, वाज होगा, है ना। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड वाज वेस्टेड। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब थोड़ा सा वन लाइनर से अगर 2 लाइनर हो जाता है क्वेश्चन तो ही करेक्टनेस की परसेंटेज कम हो जाता है। जैसे कि ये 71% एस्पिरेंट ने करेक्ट किया है, बट क्या ये होना चाहिए? क्या आपको इसका आंसर करने के लिए 30 सेकंड लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पढ़ते ही, मतलब फर्स्ट लाइन में ही एरर है, पढ़ते ही आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा। क्या कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड, क्या नीड होगा? नहीं होगा, क्योंकि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड्स होगा, है ना, सिंगुलर है। दैट्स व्हाई नीड्स टू बिकम स्ट्रिक्टर इफ वी विश टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। सो दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज ओनली द डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव। तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? ये सेंटेंस में एक्चुअली 2 वर्ड का पोजिशन एक्सचेंज होगा। देखिए, द हम कब यूज करते हैं? टू डिफाइन एनी पर्टिकुलर थिंग। द एक डेफिनिट आर्टिकल है, तो कोई भी डेफिनिट चीज को हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम द यूज करते हैं।
और अगर कोई भी ऐसी कोई रैंडम चीज है जो ऐसे डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनिट है, तो तब हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स दैट इज ए एंड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दिस इज ओनली द डिसेंट रेस दैट आई हैव, मतलब बोल रहा है कि मेरे पास जो है वो यही एकमात्र डिसेंट ड्रेस है। तो दैट मीन्स मेरे पास एक ही डिसेंट ड्रेस है दैट इज डेफिनेट है। ठीक है, तो इसलिए ये जो पोजीशन है ओनली का ये गलत है, ये इसका पोजीशन चेंज होकर इधर आएगा। मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो होना चाहिए द ओनली डिसेंट ड्रेस, एकमात्र यही, सिर्फ यही डिसेंट ड्रेस है मेरे पास। ओके, दिस इज द ओनली डिसेंट ड्रेस दैट आई हैव, सो दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। No sooner had Kavya started her online class that the web connection was lost. तो ये क्वेश्चन हमने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही किया था कि हम जानते हैं कि no sooner के साथ क्या होता है, then यूज होता है, एंड हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कर्सली इसके साथ, और मैं नहीं लिख रही हूँ, when यूज होता है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम ठीक है, क्योंकि no sooner had काव्या स्टार्टेड एकदम करेक्ट है, हर ऑनलाइन क्लासेस, दैट नहीं होगा, यहाँ पे होगा देन। ओके, देन द वेब कनेक्शन वॉज लॉस्ट, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। समवन हैव वॉक्ड अवे विद माई अम्ब्रेला। तो इस सेशन के बिगिनिंग में कुछ क्वेश्चंस था, उसके रिगार्डिंग मैंने बोला था कि एवरीवेयर, एवरीथिंग, एवरीबडी, ये सब जो वर्ड्स है ये एक्चुअली इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है, बट एज अ होल, दैट्स व्हाई वी यूज हियर सिंगुलर वर्ब। ओके, सिमिलरली नॉट ओनली ईच एंड एवरी के साथ, लाइक समवन, समबडी, ऑल्सो नोबडी, नन, वन, मेनी, ऐसे टर्म्स होता है। ठीक है, मोर देन वन, ये सभी के साथ हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। ओके, ये याद रखना, क्योंकि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन में ही आपका कंफ्यूजन होता है, आप कंफ्यूजन राइज करते हैं, क्योंकि समटाइम्स समझ नहीं आता है, एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो दैट्स वाई ये नोट करके रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो एवरीवन, एवरीबॉडी, which are related to every and which are related to some, that is someone, somebody, no, ये सब actually singular verb यहाँ पे use होता है, those are actually singular in meaning, that's why we will use here has, है ना। someone has walked away with my umbrella, so second one is the correct option. Okay, next. The three of them shouted out to each another when the train started moving. अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, मतलब कुछ भी रूल भी ऐसा कुछ पता नहीं है, अगर आप इंग्लिश इतना भी पढ़ते हो, मतलब थोड़ा सा भी अगर हैबिट है, तो आपको पता है कि ईच के साथ एनदर तो नहीं आता है, ईच अदर होता है एंड वन एनदर होता है ना। तो ईच के साथ तो एनदर होगा नहीं, ये तो ऑलरेडी आप समझ ही चुके हो। बाकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं बता देती हूँ। द थ्री ऑफ देम शाउटेड आउट टू ईच अनदर। तो ईच अदर कब यूज होता है? जब हम दो लोगों की बात करते हैं तब हम ईच अदर यूज करते हैं, दैट इज दे लव ईच अदर। मतलब वहां पे दो इंसान का ही बात हो रहा है। ओके, दे लव ईच अदर। अगर मैं बोलती हूँ दे लव वन अनदर, दैट मीन्स देयर आर मोर देन टू पीपल। ओके, when more than two we use one another, when two people we use each other. So यहाँ पे already 3 है, that is more than 2 है, तो we will use one another. The three of them shouted out to one another when the train started moving. That means third one is the correct option. Next question. 3 hours will have passed when the bell will ring. अब ये पूरा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर में होने वाला है, अभी तक कुछ भी हुआ नहीं, फ्यूचर में होने वाला है। एक कंडीशनल सेंटेंस है। क्या बोल रहा है कि 3 hours will have passed, 3 घंटा हो जाएगा, उसके बाद जाके ये बेल बजेगा। मतलब पहले कंडीशन क्या है कि ये 3 घंटा पहले होना है, ये 3 घंटा कवर हो जाएगा, 3 घंटा पास हो जाएगा, उसके बाद जाके ये बेल बजेगा। तो ये एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब अभी भी कुछ हुआ नहीं, फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, सो दैट्स वाई
ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले ये कवर होगा, पहले ये जो इवेंट है, ये इवेंट पहले होगा, ये फर्स्ट इवेंट है, ओके। उसके बाद जाके ये इवेंट होगा। So as the latter part, that is the second part, is conditional, it depends upon the first part. That's why it will be in simple present tense in nature. Okay? मतलब क्या होगा कि 3 hours will have passed when the bell rings. Okay? So that means fourth one will be the right answer. It will be rings. Okay? Next question. She has been a member of this club since its formation. अब यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी का ही एरर है, जो कि है यहाँ पे इट्स है। इट्स मतलब क्या है? इट इज, और ये इट हैज भी होता है। ओके, इट वॉज का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, मतलब इट वॉज को हम इट वॉज ही लिखते हैं, इसका कुछ ऐसे एपोस्ट्रोफी से नहीं लिख सकते। इट्स मतलब ये इट इज भी हो सकता है, इट हैज भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या इट्स होगा? नहीं होगा। सिंस इट्स फॉर्मेशन, ये इट्स होगा। यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी है, ये एपोस्ट्रोफी नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिटरमाइनर है। ये बोल रहा है कि इसका फॉर्मेशन, दैट मीन्स ये क्लब का फॉर्मेशन जब हुआ है तब से ये उसका मेंबर है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द क्लब, दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज हियर द एपोस्ट्रोफी, इट विल बी इट्स फॉर्मेशन। शी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन, दैट मीन्स B is the correct one. Next, the venue for the wedding have not been finalized yet. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये एकदम आप पढ़ते ही समझ जाओगे। इसमें भी आपको 1 सेकेंड ही लगेगा करने के लिए, ठीक है। तो द वेन्यू क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्यों हैव होगा? नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज होगा, है ना। द वेन्यू फॉर द वेडिंग हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट, दैट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। तो इसका आंसर करने से पहले एक बात बताना है कि ज्वेलरी ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, इसका भी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, ज्वेलरी ज्वेलरी होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन में। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है मेड फ्रॉम सिल्वर। तो दो ही बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है विथ मेड, दैट इज एक है मेड फ्रॉम एंड दूसरा है मेड ऑफ। अब ये कब कौन सा यूज होता है वो देख लेते हैं। कोई भी रॉ मटेरियल अगर मैन्युफैक्चर करने के बाद कुछ और बन जाए, मतलब वो रॉ मटेरियल जो था वो सेम नहीं रहा, अगर मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो चेंज हो जाता है, तब हम मेड फ्रॉम यूज करते हैं। एंड अगर मैन्युफैक्चरिंग के आगे जो रॉ मटेरियल था, मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी वो मटेरियल सेम ही रहा, देन हम ऑफ यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोलती हूँ पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, हमें पता है कि ट्रीज ही रॉ मटेरियल होता है पेपर का, बट ये मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद क्या ट्री रह जाता है? वो सेम रॉ मटेरियल रहता है? नहीं रहता है। ये तो पेपर एक अलग ही मटेरियल बन जाता है, एक अलग ही चीज बन जाता है। बट अगर मैं बोलूं कि द टेबल इज मेड ऑफ वुड, देन ये वुड रॉ मटेरियल था, ये वुड से ये टेबल बना हुआ है। अब ये वुड जो था रॉ मटेरियल भी तो सेम ही है ना, उसका शेप चेंज हो गया है, बट वो मटेरियल तो सेम है, वो तो वुड ही है, वुड का ही बना हुआ एक फर्नीचर है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेड ऑफ हम उस चीज में यूज करते हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये चेंज नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हम जो मटेरियल है उसका ओरिजिन को हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इससे बना हुआ है। मतलब ये रॉ मटेरियल जो है ये चेंज हो गया, ट्री से चेंज होकर ये पेपर बन गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? ज्वेलरी बॉक्स का रॉ मटेरियल क्या था? ये सिल्वर था, सिल्वर रॉ मटेरियल था। ओके, अब रॉ मटेरियल से जब ज्वेलरी बॉक्स बन रहा है तो क्या कुछ और बन रहा है? नहीं, ये सिल्वर का ही एक बॉक्स है, एक ज्वेलरी बॉक्स है जो कि है सिल्वर का। तो दैट मीन्स ये रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग के पहले जो था बाद में भी सेम ही है, सिर्फ उसका शेप चेंज हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे क्या यूज होगा? ऑफ यूज होगा, जो यहाँ पे हमने पढ़ा है ना, ये ऑफ यूज होना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे फ्रॉम नहीं होगा, ये होगा ऑफ। द ज्वेलरी बॉक्स इज मेड ऑफ सिल्वर एंड इज एन एंटीक पीस, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट,
डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर आवर। पहले का जो भी पोर्शन है, डू यू माइंड लेंडिंग मी, ऐसे पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर स्टार्ट है, कुछ क्वेश्चंस पहले ही है शायद, स्टार्ट है, फिनिश है, प्रेफर है, कीप, इसके साथ इसके बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे भी है, डू यू माइंड लेंडिंग मी, ओके, आईएनजी फॉर्म है, ओके, बट यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद योर बुक फॉर अ आवर, बहुत ही सिंपल सा एरर है, क्योंकि हम एकदम चाइल्डहुड से ये पढ़ते हैं कि आवर के आगे एन होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये वावल साउंड करता है, दैट्स व्हाई वी यूज एन बिफोर आर, ओके। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आवर नहीं बोला कि 5 आवर्स लगेगा, इतना घंटा लगेगा, नहीं बोला, डेफिनेट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इनडेफिनेट, दैट्स व्हाई वी विल यूज आइदर ए और एन। ये वावल साउंड कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे एन यूज करेंगे, आ यूज नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई डू यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर एन आवर, ये होगा, ओके। बी इज द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओके। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बाई 2 days। देखिए, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क, इतना तक बिल्कुल करेक्ट है, इसके बाद ही कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। बाई 2 days, मैं चाहती हूँ कि आप 2 दिन के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट करें, तो क्या बाई 2 days होगा? अगर मैं बोलती बाई वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे के अंदर अंदर आपको ये काम खत्म करना है, तब हम यूज करते बाई। बट अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर ये काम खत्म करना है, तब मैं यहाँ पे क्यों बाई यूज करूँ? तब मैं यूज करूंगी विदिन 2 days। बाई हम कब यूज करते हैं? जब ऐसे कोई इंडिकेशन है कि नॉट लेटर देन दिस पर्टिकुलर डे और दिस पर्टिकुलर टाइम और दिस पर्टिकुलर डेट, ओके। बट यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि मुझे 2 दिन के अंदर अंदर ये काम मैं चाहती हूँ कि तुम खत्म करो, तो तब हम यूज करेंगे विदिन, ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बाय नहीं होगा, यहाँ पे विदिन 2 days होगा। आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क विदिन 2 days, दैट्स व्हाई ए, फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, सीता कम टू माई हाउस एवरी संडे टू मीट माई ब्रदर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इजी हो गया, एंड आई नो कि आप लोगों को ये सॉल्व करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सीता जो है वो 3rd person सिंगुलर नंबर है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे काम नहीं हो सकता, यहाँ पे होगा कम्स, ओके। सीता कम्स टू माई हाउस एवरी संडे टू मीट माई ब्रदर, सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर चेंजिंग द पंक्चर टायर we could be able to continue our journey। तो फर्स्ट जो पोर्शन है, आफ्टर चेंजिंग द पंक्चर्ड टायर, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो पोर्शन है, वी कुड बी एबल टू कंटिन्यू आवर जर्नी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम जो है वो इसमें है, क्या बोल रहे हैं कि वी कुड बी एबल टू। अब क्या है कि ये जो कैन कुड, ये जो मॉडल्स है, ये इटसेल्फ हमारा एबिलिटी को डिफाइन करता है, ओके। कोई काम करने में हम एबल है कि नहीं, ये डिफाइन करने के लिए हम कैन कुड ये सब यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही वर्ड यूज हो गया, मतलब वी कुड बी एबल। अब कुड का इटसेल्फ ही मीनिंग होता है एबल, बी एबल टू, वी कैन मतलब वी आर एबल टू, ऐसे मीनिंग होता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो गया, ये सेंटेंस में सुपरफ्लूअस हो गया, क्योंकि जरूरत से ज्यादा वर्ड का यूज हो रहा है, मतलब एक ही मीनिंग का 2 वर्ड यूज हो रहा है। दैट्स व्हाई हमें ये 2 ही कुड एबल, ये दोनों एक साथ ही कोई भी सेंटेंस में नहीं यूज हो सकता, इनमें से एनी वन यूज होगा। दैट मीन्स वी कैन से आफ्टर चेंजिंग द पंक्चर टायर वी कुड कंटिन्यू आवर जर्नी, और वी कैन से वी वेर एबल टू कंटिन्यू, ओके। तो आइदर हम कैन और कुड यूज करेंगे और नहीं तो हम ऐसे एबल यूज करेंगे, ठीक है। दोनों एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं यूज हो सकता है, दैट्स व्हाई हमारा जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या है कि वन ऑफ द प्रपोजल्स, यहाँ पे बहुत लोग ये समझने में गलती करता है कि यहाँ पे तो वन बोल रहे, तो यहाँ पे क्यों या प्लूरल होगा, मतलब प्रोपोजल क्यों नहीं होगा, प्रोपोजल्स क्यों होगा।
ठीक है, इसमें भी कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहता है। तो वन ऑफ द प्रपोजल्स मीन्स क्या है कि बहुत सारे प्रपोजल में से एक, ठीक है, बहुत सारा प्रपोजल है, उनमें से एक का बात हो रहा है। दैट्स व्हाई वन ऑफ द प्रपोजल्स, ये वन ऑफ और ओनली वन ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड बाय समथिंग प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि हम ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत सारे चीज में से कोई एक की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाय अस, अप टू दिस ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं सीम वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए क्या है कि ये जो सिम है ये एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग बैठेगा। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे जैसे कि सिंगुलर है, दैट्स वाई ये सिम तो नहीं हो सकता, इसलिए ये सिम्स होगा। वन ऑफ द प्रपोजल रिसीव्ड बाय अस seems very interesting, that's why first one is the correct one. Okay, next, she has been working tirelessly since hours. She has been working, that is present perfect continuous. Okay, present perfect continuous tense, she has been working tirelessly. अब since hours, अब ये जो since hours है इसमें एरर है। देखिए since हम यूज करते हैं फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम since यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रहा है क्या, मतलब ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि मॉर्निंग और ऐसा कुछ कि 9 AM, तो ये क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम को समझाने के लिए हम सिंस यूज करते हैं। अगर हम ऐसे बोलते कि सिंस 9 AM, मतलब 9 AM से वो टायरलेसली काम कर रहा है और मॉर्निंग से वो टायरलेसली काम कर रही है, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे सिंस आवर्स बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो होगा वो होगा फॉर। क्यों, क्योंकि फॉर टू आइडेंटिफाई पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी टाइम ड्यूरेशन, कोई भी टाइम स्पैन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फॉर यूज करते हैं, ना कि सिंस। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आवर्स, दैट मीन्स कुछ घंटे हो गए कि वो टायरलेसली काम कर रही है, तो ये एक ड्यूरेशन है कि कुछ घंटे से वो काम कर रही है। तो ये ड्यूरेशन को समझाने के लिए हम यहाँ पे फॉर यूज करेंगे, ना कि सिंस। ओके, जैसे कि हम सिंस कब यूज करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मॉर्निंग हो गया, 9 AM हो गया। अगर मैं बोलती हूँ कि मंडे, ऐसे हो गया। कोई भी ईयर हो गया 2022, ऐसे हो गया, ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। बट अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि कोई टाइम स्पेन फॉर 2 days, ऐसे हो गया, फॉर 5 hours, ऐसे हो गया, फॉर 10 months, ये क्या है, एक ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन को समझाने के लिए हम फॉर यूज करते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सिंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा फॉर। शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली फॉर आवर्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो ये जो पोर्शन है मेक बोथ एंड्स मीट, ये एक ईडियम है, कॉमन ईडियम है। आई थिंक कि आप लोग ऑलरेडी ये पढ़े होंगे। तो इसका मीनिंग जो है वो ये होता है कि अर्न just enough money to live on, मतलब जिंदा रहने के लिए जितना पैसा कमाना चाहिए उतना पैसा कमा लेते हैं, ये होता है इसका मीनिंग, ठीक है। earn just enough money to live on। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि do you earn so much to make both ends meet। तो to make both ends meet ये पोर्शन तो ठीक है। प्रॉब्लम जो है ये सो मच में है। देखिए सो मच हम कब यूज करते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम कुछ एम्फोसिस करके बोल रहे हैं, जैसे कि आई लव ईटिंग सो मच, जहाँ पे ये इडियम लास्ट में यूज हुआ है कि टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब इनफ मनी मैं अर्न करती हूँ कि नहीं टू जिंदा रहने के लिए। वहां पे ऐसे क्वेश्चन सामने नहीं आ सकता कि डू यू अर्न सो मच, मतलब क्या तुम बहुत ज्यादा कमाते हो, डू यू अर्न सो मच। एनुअली क्रिएट हो रहा है ये सेंटेंस में, दैट्स वाई यहाँ पे सो मच नहीं होगा। ये सो मच यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है, दैट्स वाई वी विल यूज एनफ। ओके, मतलब डू यू अर्न एनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, क्या तुम एनफ अर्न करते हो, डू यू अर्न एनफ, ठीक है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, I am suitably dressed for the occasion. Am I? तो ये क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है
ये बहुत ही एक मजेदार चैप्टर है क्योंकि इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है, तो उससे आपका 2 मार्क्स एकदम पक्का हो सकता है आपके एग्जाम में। जो भी यहाँ पे सेंटेंस होता है उसको हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव करके इसका ही रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आई एम सुइटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसका रिगार्डिंग पूछ रहा है कि क्या नहीं हूं मैं, मतलब क्या नहीं मैं सुइटेबली ड्रेस्ड हूँ फॉर द ओकेशन, पूछ रहा है कि क्या नहीं हूं मैं। तो इसलिए ये अगर ये पोर्शन पॉजिटिव सेंस में होता है तो ये पोर्शन नेगेटिव हो जाता है। अगर ये पोर्शन नेगेटिव में रहता है तो हमारा क्वेश्चन का जो पोर्शन है, क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव में आ जाता है। जो भी यहाँ पे रहेगा उसका रिवर्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बोल रहे हैं कि आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेशन, तो मैं पूछूंगी क्या नहीं हूं मैं, क्या मैं सुटेबली ड्रेस्ड नहीं हूं फॉर द ओकेशन, तो मैं बोलूंगी कि आई एम नॉट आई, ऐसे बोलूंगी। सेंस तो ठीक है, बट ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म में ये क्वेश्चन टैग नहीं आता है। यहाँ पे मुझे लिखना है आंट आई, ओके। ये एक एक्सेप्शन है, क्वेश्चन टैग का एक्सेप्शन है, ठीक है। एसपी बख्शी के अगर आपके पास बुक है तो इसके 71 नंबर पेज में क्वेश्चन टैग के चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि ये एक्सेप्शन है कि हम एम नॉट आई ऐसे यूज नहीं कर सकते, हम ये आंट आई ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट वन ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही, आई and you were responsible as a team to the minister for policy formulation and we failed, okay। अगर आपने मेरा पहला वाला क्लास किया है तो आई एम श्योर कि आप ये क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन का खेल है, ठीक है। प्रोनाउन का पोजीशन को लेकर ही ये खेल है। तो अगर आपने लास्ट वाला क्लास किया है तो आई एम श्योर कि आप ये जरूर आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने उस क्लास में बोला था कि प्रोनाउन अगर ऐसे थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, ऐसे सब टाइप का प्रोनाउन अगर एक ही सेंटेंस के अंदर रहता है तो उसका पोजीशन एग्जैक्टली 2, 3, 1 ऐसे सीक्वेंस फॉलो करते हैं। मतलब पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ये फॉलो करता है। तो वो रूल के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, यू, ही एंड आई, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि ये आंसर होना चाहिए तो यहाँ पे हमें एरर डिटेक्ट करना है। क्या बैठेगा यहाँ पे, मतलब सेंटेंस रिप्लेस होके क्या बैठेगा वो तो हमारा कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ एरर डिटेक्ट करना है। तो वो तो आप ऑलरेडी एरर डिटेक्ट कर चुके हो। बट अगर ये सेंटेंस रिप्लेसमेंट होता एंड अगर आप ये आंसर करते कि हाँ मैंने तो यही रूल पढ़ा है 2, 3, 1 तो ये होगा, तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्यों? देखिए ये जो सेंटेंस है क्या बोल रहे हैं कि एज अ टीम टू द मिनिस्टर फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड वी फेल्ड। ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक, एक गलती को लेकर बात हो रहा है। कुछ रॉन्ग किया है किसी ने, हम लोग मिलकर कुछ रॉन्ग किया है, उसके लिए ही तो ना ये वी फेल्ड, वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड वी फेल्ड। तो दैट मीन्स हमसे कुछ गलती हुआ है। अगर ऐसे कुछ गलतियां हुआ है, इस केस में क्या यूज होता है, 1, 2, 3 ये सीक्वेंस यूज होता है, ठीक है। अब मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ कि प्रोनाउन में और कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं है। एकदम जनरल केस में 2, 3, 1 फॉलो करेगा। एंड अगर कोई ऐसा रॉन्ग डूइंग, ऐसा कुछ गलती हो गया, ऐसा कुछ अगर कंडीशन क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ सेंटेंस से मीनिंग बन रहा है, तो आप खुद को आगे दे दोगे, ठीक है। मतलब आप खुद बलि चढ़ जाओगे, ऐसा टाइप का एक सिचुएशन होगा कि हाँ मैंने ही वो गलती किया है एंड दैट्स वाई फर्स्ट पर्सन सामने आ जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 ये सीक्वेंस यहाँ पे मेंटेन होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पे क्या होगा, आई, यू एंड ही वेर responsible as a team to the minister for policy formulation and we failed, okay। बहुत पहले डिसाइड हो चुका है कि फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सिर्फ सेंटेंस रिप्लेस होके क्या वहां पे होना चाहिए वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एंड शी विल accompany द स्टूडेंट्स फॉर द सेमिनार ऑन सैटरडे। अब ये हमारा जो लास्ट क्लास में जो रूल था वो एकदम एग्जैक्टली फॉलो करेगा। यहाँ पे 2, 3, 1 ये सीक्वेंस एकदम फॉलो होगा एंड दैट्स वाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, शी एंड आई will accompany the students for the seminar on Saturday, okay। तो that means first one is the correct answer, okay। next, याद रखना, और एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, याद रखना इन जनरल केस अगर
तीनों ही पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 टाइप का प्रोनाउन ही अगर कोई सेंटेंस के अंदर रहे तो ये 2 3 1 सीक्वेंस फॉलो करेगा। बट अगर कोई रॉन्ग डूइंग, कुछ गलती किया है, कुछ गड़बड़ हुआ है, कोई पनिशमेंट की बारी आई है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट हो रहा है तो दैट टाइम 1 2 3 ये सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द सन राइजेस एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। तो द सन राइजेस ठीक है, एट 6:35 ये भी ठीक है, बट जब ये यस्टरडे मॉर्निंग आ गया दैट मीन्स ये क्या है, पास्ट टेंस है ना। तो पास्ट टेंस है तो दैट मीन्स ये तो राइजेस नहीं होगा, ये क्या होगा, रोज होगा। ठीक है, तो राइज उसके बाद पास्ट होता है रोज, उसके बाद राइजन। ठीक है, तो जैसे कि ये पास्ट टेंस में हुआ है उसके लिए ये होगा द सन रोज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होता है, बट हमें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होता है, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ प्रोपोजिशनल एरर हो सकता है, बट यहाँ पे कोई प्रोपोजिशनल एरर नहीं है। ये यस्टरडे में ही पूरा खेल छुपा हुआ है। ये सब छोटा छोटा चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करना है, एंड ये ऑब्जर्वेशन आपका प्रैक्टिस से ही इंक्रीज होगा। आप देख सकते हैं कि 7% एस्पिरेंट ने ये स्किप कर दिया है, बट यहाँ पे स्किप करने लायक एक क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे जो आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, When he goes on a business trip, he is usually taking his wife. अब when he goes on a business trip, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, एक रेगुलर चीज की बात कर रहा है कि जब भी वो बिजनेस ट्रिप में जाते हैं he is usually taking his wife. अब ये तो सिंपल प्रेजेंट में था, ठीक है, बट इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में करने की क्या जरूरत थी? कोई मतलब मीनिंग बन रहा है, मतलब कोई जरूरत है क्या यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करने का? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि ही इज यूजुअली टेकिंग। यूजुअली मतलब क्या, यहाँ पे रेगुलर चीज की बात हो रहा है, मतलब जो एक रेगुलर बेसिस में करते हैं, मतलब जब भी वो बिजनेस ट्रिप में जाता है तब भी वो उनके वाइफ को साथ में लेके जाता है। तो एक सिंपल चीज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये सिंपली एकदम ठीक है। ओके, कोई भी डेली रूटीन या हैबिट, ठीक है, कोई भी डेली रूटीन या हैबिट, जो भी चीज हम डेली बेसिस में करते हैं, यूजुअली करते हैं, यूजुअली रेगुलरली, अगर ऐसी टाइप का कोई वर्ड यूज हो रहा है सेंटेंस में तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। ऑफ कोर्स उसका मीनिंग भी आपको एक बार चेक करना है, तो यहाँ पे मुझे सिंपली यूज करना है ही यूजुअली टेक्स हिज वाइफ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, I won't hold you up for so very long as you were busy. I won't hold you up, यहाँ तक ठीक है। ओके, for so very long as you were busy। अब so very long, ये so very एक साथ इनअप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है? मतलब दोनों ही एक साथ हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस पहले ही पढ़ा था ना कि so much हम कब यूज करते हैं कि कोई भी चीज को अगर कुछ मतलब कुछ एम्फोसिस करके हम समझाने की अगर कोशिश करें तो हम so यूज करते हैं। एंड वेरी भी सिमिलर ही है ना, अगर मैं बोलती हूँ कि आई लव ईटिंग so much एंड आई लव ईटिंग वेरी मच, तो वो तो सेम ही हुआ, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना। तो क्यों so very एक ही साथ यूज करना, वो भी एक ही सेंटेंस का अंदर? ठीक है, तो इसलिए ये सो वेरी में कुछ प्रॉब्लम है, एंड फॉर दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे होगा क्या, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन से ही आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में रहता ही है जो सबके लिए नहीं होता है, जिसका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, जिसका बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन है, सिर्फ वही लोग ये टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो आपको ये परसेंटेज से पता चल रहा है कि ओनली 56% इसका करेक्ट किया है एंड 20% स्किप किया है। अगर आप ये पोर्शन ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप देखोगे कि इतना ज्यादा स्किप कभी नहीं देखा है। इतना क्वेश्चंस कर लिए बट इतना 20% एस्पिरेंट ने स्किप कर दिया, कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना उतना मुश्किल नहीं है। अगर ये सेंटेंस रिप्लेसमेंट होता तो फिर ठीक है, तो फिर थोड़ा सा हार्ड हो सकता था, बट ये जैसे कि एरर डिटेक्ट करना है सिर्फ, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो फॉर सो वेरी के जगह पे ये तो प्रॉब्लम है, तो दैट्स वाई फर्स्ट वन तो करेक्ट ऑप्शन हो ही गया। बट यहाँ पे हम आई वोंट होल्ड यू अप फॉर टू लॉन्ग यूज करेंगे। ओके, एज यू आर बिजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वेयर फ्लोरल डेकोरेशंस फ्रॉम डिस्प्ले इन द सिटी। अब यहाँ पे भी प्रपोजिशनल एरर है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कितने लोग ने ये इनकरेक्ट किया है, ओनली 56% ये करेक्ट किया है। देयर वेयर फ्लोरल डेकोरेशंस,
ओके नो प्रॉब्लम। फ्रॉम डिस्प्ले इन द सिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम डिस्प्ले क्यों है? फ्रॉम तो नहीं है, डिस्प्ले से तो नहीं है ना, ये होगा ऑन डिस्प्ले। ओके, ऑन डिस्प्ले, देयर आर फ्लोरल डेकोरेशन ऑन डिस्प्ले in the city. So first one is the correct answer. Okay, next. Either Ramesh or Rima have the keys to the cupboard. बोल रहे हैं कि either रमेश के पास है और रीमा के पास है, क्या है? कबर्ड का कीज। अब इन दोनों में से किसी एक के पास है ना? तो ये पे तो मैं किसी एक की बात कर रही हूँ कि आइदर रमेश के पास है नहीं तो रीमा के पास है, तो यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैज होना चाहिए। ठीक है, ये आइदर और नाइदर नॉर, अगर वो दो सिंगुलर नाउन को कनेक्ट कर रहा है, दो सिंगुलर नाउन को ज्वाइन कर रहा है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करने के लिए। ये रमेश एक सिंगुलर है, ये रीमा भी एक सिंगुलर है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इसका मतलब इसके लिए, ये नाउन के लिए मुझे इंडिविजुअली वर्ब यूज करना है। तो यहाँ पे होगा आइदर रमेश और रीमा हैज द कीज टू द कबर्ड। ओके, लास्ट वन, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोनी टेक हर डॉटर टू द पार्क इन द इवनिंग इन अ स्ट्रॉलर। देखिए, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, फिर भी यहाँ पे ओनली 68% एस्पिरेंट ने करेक्ट किया है। देखिए, ये जो पोर्शन है ना, इन द इवनिंग, इन अ स्ट्रॉलर, ये सब जो पोर्शन है, इसको देख के ही एस्पिरेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। उनको लगता है कि इनमें ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इनमें ही कुछ ना कुछ एरर है जो डिटेक्ट करना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में ही एरर है, जो कि है सोनी टेक। दैट मीन्स यहाँ पे होगा सोनी टेक्स, है ना। सोनी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है कि एरर डिटेक्शन, और अगर मैं एरर डिटेक्शन को भी छोड़ दूँ, एज अ होल इंग्लिश पूरा ही एक कंप्रीहेंड करने का खेल है। मतलब जो जितना अच्छे से इंग्लिश को समझेगा, बीट वोकैब, बीट ग्रामर, इन एवरी केस आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत काम में आता है। ये तो कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है 2-3 लाइन लंबा एक डिस्क्रिप्टिव एक सेंटेंस दे देता है एंड उसमें से आपको एरर डिटेक्ट करना है। अब अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा ही कुछ एरर निकल के आएगा, ऐसा कुछ आपका वर्ब का एरर है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कुछ एरर है, ऐसा ही कुछ निकल के आता है। बट क्या होता है कि जैसे कि वो 3 लाइन का एक सेंटेंस है, तो वो देख के ही आप वहां पे ऑलरेडी नर्वस हो जाएगा। आपको लगेगा कि इतना बड़ा सेंटेंस है, यहाँ पे कहाँ पे एरर है, देख के आपको लगेगा कि अरे यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, अरे यहाँ पे भी कुछ एरर हो सकता है। तो ऐसे करके क्या होता है कि लंबा अगर आपको सेंटेंस दे दे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां से क्रिएट हो जाता है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप ध्यान से एक सेंटेंस को एक बार ही पढ़ोगे ना, उसमें आप डिटेक्ट कर सकते हो कि वहां पे प्रॉब्लम कहां पे है, ठीक है। एनीवे, ये फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ शैम हैड बीन देयर एट दैट टाइम द होल नुसेंस शैल हैव बीन अवॉइडेड। ये तो मतलब एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब एसएससी का तो ये क्वेश्चन के बिना एसएससी का एग्जाम ही नहीं होगा, कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। इफ शैम हैड बीन देयर एट दैट टाइम, मतलब ये क्या हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में चल रहा है। द होल नुसेंस शैल हैव बीन अवॉइडेड, अब ये कहां से फ्यूचर परफेक्ट आ गया? कोई जरूरत ही नहीं है, पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट एक साथ कैसे हो गया एक ही सेंटेंस में? नहीं हो सकता ना। तो इसका जो पैटर्न है वो यही है, ये हैड बीन के साथ, मतलब शैम हैड बीन देयर, इसके बाद आएगा the whole nuisance would have been avoided. ओके, मतलब अगर शम उधर होता तो जो पूरा जो न्यूसेंस क्रिएट हुआ है वो पूरा हम अवॉइड कर सकते थे। would have been कंडीशनल है, अगर शाम वहां पे होता तो पहले शाम को वहां पे होना चाहिए, ठीक है, शाम को पहले वहां पे होना चाहिए। अगर शाम वहां पे रहता तो the whole nuisance would have been avoided। उसके बाद का ये है कि ये पूरा जो न्यूसेंस हुआ है वो पूरा हम अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। तो ये एकदम जो पैटर्न है एकदम आप देख लो, ये आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा, तो दैट्स वाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, If he had worked hard, he has passed the written examination। ये भी जस्ट बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हो गया लास्ट वन के साथ। If he had worked hard, यहाँ पे होगा he would have passed। ओके, अगर वो हार्ड वर्क करता, इफ ही हैड वर्कड हार्ड, मतलब पहले उसको हार्ड वर्क करना है, देन वो जाके रिटन एग्जामिनेशन में पास होगा ना।
तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द रिटन एग्जामिनेशन. Second one is the correct option. These products are inferior than those we bought last year. अब ये भी SSC का फेवरेट क्वेश्चन है. मैं इसलिए ही बोल रही थी ये एकदम लेटेस्ट जो भी पैटर्न है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चंस यहाँ पे है, इस बुक में है, इसलिए मैंने ये बुक चूज किया है. देखिए कुछ ऐसा है कि इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर और हो गया प्रायर. ये सब चीज के साथ हमेशा टू यूज होता है. ओके, दिस प्रोडक्ट्स आर इंफीरियर टू. आपको ऐसा लगेगा नहीं ये तो कंपैरिजन आ रहा है, यहाँ पे तो देन होना चाहिए, बट नहीं. अगर इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर ये चारों सबसे कॉमन है. प्रायर ये अगर है तो आपको यहाँ पे उसके बाद टू यूज करना है. दिस प्रोडक्ट्स आर इंफीरियर टू दोज हु बॉट लास्ट ईयर. ओके, सो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन. Next, unfortunately today many parents cannot afford to send its children to school. अच्छा, unfortunately today many parents, कोई प्रॉब्लम नहीं है. cannot afford वो भी ठीक है, to send वो भी ठीक है, its children to school. अब its क्यों होगा? its मतलब क्या है? ये तो ह्यूमन बीइंग है ना, कोई नॉन लिविंग चीज तो नहीं है. तो यहाँ पे क्या होगा? their children. Unfortunately today many parents cannot afford to send their children to school. Option D is the correct one. Next, one of the reasons for taking these steps however were the stagnation in the production sector of the country. जैसे कि कुछ questions पहले मैंने बोला था कि one of the reasons, बहुत सारे reason में से एक, that's why one of the reasons होगा, is होगा. Okay, one of the reasons तो ये बिल्कुल ठीक है. फॉर टेकिंग दीज स्टेप्स. ओके, हाउएवर वेयर द स्टैग्नेशन इन द प्रोडक्शन सेक्टर ऑफ द कंट्री. हाउएवर वेयर द स्टैग्नेशन. अब ये वेयर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये एक्चुअली इससे रिलेटेड है. ये वर्ब, इसके लिए ये वर्ब यूज हो रहा है. ओके, तो ये वन ऑफ द रीजंस है, तो इसलिए ये यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा. One of the reasons for taking these steps, however, was the stagnation in the production sector of the country. Was होगा क्योंकि ये one है, singular है. बहुत सारे reason में से एक reason, ये step लेने के लिए बहुत सारे reason में से एक reason ये है कि उसके बाद जो है last one जो है steps, however, was होगा is the correct option. Okay, next. She has poisoned all her sister-in-laws in order to gain possession of the whole of the inheritance. ये स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, इनहेरिटेंस. ओके, अब अगर आपने लास्ट क्लास किया है मेरा तो आप ये जरूर क्वेश्चन आंसर कर दोगे एंड ये सिर्फ 3 सेकंड में आप आंसर कर सकते हो. ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फिर भी करेक्ट अटेम्प्ट का परसेंटेज कम ही है. तो देखिए, शी हैज पॉइजन्ड ऑल हर सिस्टर इन लॉज. तो ये जो सिस्टर इन लॉ होता है उसका प्लूरल हमने क्या पढ़ा था? सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, वो होता है सिस्टर्स इन लॉ. ओके, जैसे कि मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ होगा, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ होगा, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ होगा. वैसे ही जो एस ऐड करना है प्लूरल फॉर्म के लिए वो इसके साथ ऐड करना है, ना कि इसके साथ यहाँ पे नहीं होगा. ओके, सो शी हैज पॉइजन्ड ऑल हर सिस्टर्स इन लॉ in order to gain possession of the whole of the inheritance. तो third one is the correct option. Next, your brother was either there or your cousin. मतलब ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, अरे यहाँ पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब कैसे बात कर रहे हैं, कैसा सेंटेंस है ये. your brother was either there or your cousin. ये जो either है ना, इसका पोजीशन गलत है, इसको यहाँ से उठा के फर्स्ट में लाना है. मतलब होगा either your brother was there, उसके बाद सब सही है. either को सिर्फ यहाँ से हटा दो. either your brother was there or your cousin. यहाँ पे भी एक मतलब कंप्लीट करने के लिए एक was there होना चाहिए, मतलब either your brother was there or your cousin was there, ऐसा होना चाहिए. ठीक है, बट यहाँ पे वो was there अगर नहीं भी यूज करेंगे तो भी सेंटेंस अप्रोप्रिएट होता है. तो दैट्स वाई यहाँ पे जो either है इसका पोजिशन रॉन्ग है, इसको यहाँ पे उठा के फर्स्ट में यूज करना होगा. सेकेंड वन, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर. इसमें भी बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है एक्चुअली कि ये जो आइदर का प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है. मतलब पहले तो आइदर बैठना है ना,
सेंटेंस शुरू होने से पहले ही आइदर यूज करना है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे होगा, पी होगा या क्यू होगा। इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बट क्या है कि ये इसके पहले मतलब योर ब्रदर वाज, इसके पहले क्या होगा वो मुझे पता नहीं, बट सेकेंड में आके जो आइदर है इसका पोजिशन गलत है, इसको यहाँ से उठाना है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो क्यू है वो ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब यहाँ पे ही एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The committee have approved an expenditure of 50 crores। ये टाइप का क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है, एसएससी में बहुत बार ऐसे पूछा जाता है। देखिए ये जो कमिटी है ना, ये कमिटी हो गया, उसके बाद जूरी हो गया, पुलिस, मॉब, टीम, बोर्ड, ये सब जो नाउन है ये है कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है ये। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि एक ग्रुप, एज अ ग्रुप हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। इसका जो इंडिविजुअल मेंबर्स है उसको हम अलग से कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एज अ ग्रुप इसको कंसीडर कर रहे हैं। एक कमेटी में हो सकता है कि 10-12 मेंबर हो, बट उनका इंडिविजुअल ओपिनियन यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कमेटी, वो 10-12 जो इंडिविजुअल है, जो मेंबर है, वो एज ए होल ये एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़ के लिए अप्रूव किया है, तो उसको एज ए होल एक ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। हमेशा ऐसा नहीं होता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग ये बन रहा है कि कमेटी का जो इंडिविजुअल मेंबर है उनका कोई यहाँ पे इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, वो लोग एज अ होल ही ये एक्सपेंडिचर ऑफ 50 करोड़ के लिए अप्रूव कर रहे हैं। बट अगर एक कमेटी के अंदर एक एक मेंबर का इंडिविजुअल कोई रिमार्क होता, इंडिविजुअल कोई ओपिनियन होता, तब जाके उसका सिनेरियो अलग होता, तब हम कोई ऐसे सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करते। तो यहाँ पे होगा द कमिटी हैज अप्रूव्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 50 crores। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रूम इज मोर बिगर देन दैट रूम। अब जो एरर है वो यहाँ पे है, क्या बोल रहा है कि दिस रूम इज मोर बिगर। अब बिगर इटसेल्फ क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट। अब जो ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ मैं मोर कैसे ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मोर हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी ऐसे नाउन का कंपैरेटिव डिग्री नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इंटेलिजेंट को अगर मैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में समझाना चाहूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, शी इज मोर इंटेलिजेंट और शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, ऐसे बताऊंगी मैं, क्योंकि इंटेलिजेंट का इटसेल्फ कोई सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं है। तो इसलिए इसको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव एक्सप्रेशन देने के लिए हम लोग इसके आगे मोर और मोस्ट यूज करते हैं। बट जिसका इटसेल्फ सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री है उसके सामने मुझे मोर नहीं यूज करना है। अगर मैं उसको एम्फसाइज ही करना चाहती हूँ तो फिर मुझे यूज करना है मच। ठीक है, मच बिगर, दिस रूम इज मच बिगर देन दैट रूम। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो है ये, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इट इज मी हु वेंट टू मालदीव्स विथ माई फ्रेंड्स टू एंजॉय द वैकेशन। एकदम बिगिनिंग में ही इसका एरर है, जो बहुत कैंडिडेट समझ नहीं पाएंगे, उनको लगेगा इट्स मी तो ठीक है, हो सकता है कि शायद उसके बाद का जो सेंटेंस है उसमें कोई एरर है, बट नहीं। क्या है कि यहाँ पे ये जो है ये खुद सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऐसे नहीं यूज कर सकती। इट इज मी, मी क्या है, मी तो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, तो जो इटसेल्फ सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे आई यूज करूंगी। इट इज आई हु वेंट टू मालदीव्स विथ माई फ्रेंड्स टू एंजॉय द वेकेशन। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट वन। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 12-year-old archer was airlifted to Delhi when we met with an accident while practice for the Khelo India Games in Guwahati। फर्स्ट जो शुरू हो रहा है a 12-year-old, ये जो है ना, ये हाइफन यूज करके ऐसे जो लिखा है 12-year-old, इससे भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है जिसमें ऐसे कोई एज या कोई साल या कोई डेट मेंशन्ड है। ठीक है, तो बट यहाँ पे एरर इससे रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। 12-year-old आर्चर वाज एयरलिफ्टेड, पैसिव वॉइस है, पैसिव जा रहा है सेंटेंस, टू दिल्ली व्हेन ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, तो वावल भी ठीक है, ही मेट विथ फ्रेजल वर्ब भी ठीक है। उसके बाद वाइल प्रैक्टिस फॉर द खेलो इंडिया गेम्स इन गुवाहाटी भी ठीक है।
तो वाइल प्रैक्टिस, इसमें ही एरर है। क्या एरर है? देखिए, एक होता है प्रैक्टिस और एक होता है प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस क्या होता है? नाउन होता है। प्रैक्टिस क्या होता है? वर्ब होता है। अब देखिए, एक होता है वाइल और एक होता है व्हेन। व्हेन हम कब यूज करते हैं? कि जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम की बात हो रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम व्हेन यूज करते हैं। बट वाइल हम कोई टाइम ड्यूरेशन को समझाने के लिए वाइल यूज करते हैं। ओके, एक टाइम स्पैन की बात हो रहा है, कोई चीज अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है फॉर द खेलो इंडिया गेम्स, मतलब उनका जब प्रैक्टिस चल रहा था, ये 12 ईयर ओल्ड आर्चर का जब प्रैक्टिस चल रहा था फॉर खेलो इंडिया गेम्स इन गुवाहाटी, देन उनका एक एक्सीडेंट हो गया। तो ये प्रैक्टिस कोई पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, एक ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन की बात यहाँ पे हो रहा है, इसलिए वाइल एकदम ठीक है। बट वाइल के बाद यहाँ पे प्रैक्टिसिंग होगा, ठीक है, मतलब ING हमें ऐड करना है, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द खेलो इंडिया गेम्स इन गुवाहाटी। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट वन। नेक्स्ट, among the two parties in the standoff, the one at a greater loss in Mexican। देखिए, यहाँ पे जो प्रिपोजिशन एकदम बिगिनिंग में जो प्रिपोजिशन शुरू हुआ है, उसके बाद क्या यूज कर रहे हैं? टू पार्टीज। ओके, तो टू पार्टीज के लिए क्या हम among यूज करते हैं? नहीं करते हैं, कि among यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा between। Between we use for two things and for more than two things we use among, है ना। For more than two things or anything, it can be things, it can be people। okay, for more than two things we use among, but for two things only we use between। okay, तो यहाँ पे टू पार्टीज की बात हो रही है ना, टू पार्टीज की बात हो रही है, तो दैट्स वाई विल नॉट यूज हियर among, विल यूज between, between the two parties in the standoff, the one at a greater loss in Mexican। so that's why first one is the correct answer। okay, next, although this is a narrowest street, many large trucks can enter it। ओके, तो हम जानते हैं कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री अगर मैं यूज कर रही हूं तो उसके सामने मुझे क्या यूज करना है? डेफिनिट आर्टिकल यूज करना है ना। एंड ये डेफिनिट आर्टिकल तो एक ही है, वो है द। एक ही डेफिनेट आर्टिकल वो है द, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल है ए एन। ओके, तो यहाँ पे अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज करना है तो मुझे द यूज करना है। दैट मीन्स ये ऐसा होगा कि ऑल्दो दिस इज द नैरोएस्ट स्ट्रीट, मेनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे क्या है कि बोल रहे कि ऑल्दो दिस इज द नैरोएस्ट स्ट्रीट। अब ये जो सेंटेंस है, इसका जो भी मीनिंग बन रहा है, उससे क्या कोई फर्क पड़ता है? मतलब सुपरलेटिव होने से या कंपैरेटिव होने से, मतलब ये स्ट्रीट सबसे नैरो स्ट्रीट होने के वजह से कुछ हो रहा है या कुछ सिग्निफाई ऐसा कुछ कर रहा है? नहीं कर रहा है, सिर्फ यही बोल रहा है कि ये बहुत ज्यादा एक नैरो स्ट्रीट है, बट होने के बावजूद ऑल्दो मेनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। ओके, तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है सुपरलेटिव यूज करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये सिर्फ ऐसे कहना है कि ऑल्दो दिस इज अ नैरो स्ट्रीट। ओके, although this is a narrow street, many large trucks can enter it। अब देखिए यहाँ पे जो ये परसेंटेज कम हुआ ना, 62% people only correct it। ओके, वो क्यों हुआ है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ये तो ठीक है, इसके बाद क्या है? many large trucks can enter it। अब कुछ लोग क्या करते हैं? एंटर इन इट और एंटर इनटू इट ऐसे कर देते हैं, बट एंटर के बाद प्रिपोजिशन नहीं यूज होता है। ओके, एंटर इटसेल्फ समझाता है, एंटर इटसेल्फ, एंटर के अंदर ही वो इन ऑलरेडी है, तो इसलिए मुझे और एंटर के बाद इन यूज नहीं करना है और इनटू यूज नहीं करना है, क्योंकि एंटर इटसेल्फ उसका मीनिंग वही होता है। ओके, तो उसके बाद ऐसे यहाँ पे प्रिपोजिशन नहीं यूज होगा। सो मे बी दैट्स वाई इतना लोगों ने सिर्फ इसका करेक्ट किया है। ओके, तो ये जो हमारा जो सेंटेंस है वो ये होगा, ऑल्दो दिस इज अ नैरो स्ट्रीट, मेनी लार्ज ट्रक्स कैन एंटर इट। सो लास्ट वन इज द डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, the teacher advised to the student to borrow a book from the library within 3 days। okay, बोल रहा है कि the teacher advised to the students, teacher advised to the students। अब अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा है, ओके, जिसको हम नरेशन भी बोलते हैं,
तो उसमें हमें ये रूल, ग्रामर का ये रूल बहुत यूज होता है। जैसे कि अगर कोई भी ऐसे सेड टू है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में वो क्या हो जाता है, टोल्ड हम यूज करते हैं ना, ये सेड टू पूरा टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कहीं पे क्या आप देखा है टोल्ड टू ऐसे लिखते हुए और टेल टू? नहीं ना, कैसे होगा, क्योंकि ये इटसेल्फ इसके अंदर ऑलरेडी टू एग्जिस्ट करता है। ये सेड टू का ही होता है टोल्ड, ओके, और से टू का ही होता है टेल, ओके। तो इसके बाद हम टू यूज नहीं करते। सिमिलरली एडवाइस के बाद भी हम टू यूज नहीं करते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी टू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई एडवाइस के बाद ये जो प्रिपोजिशन इन लोगों ने यूज किया है ये नहीं होगा, ओके। सिर्फ द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। दैट्स वाई लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, एवरी लीडर शुड परफॉर्म देयर ड्यूटी। ए क्लास में एंड इसके लास्ट क्लास में भी, मतलब हमारा फर्स्ट क्लास एंड ये क्लास का बिगिनिंग में भी ये क्वेश्चन आया था कि ये जो एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवेयर, एवरीथिंग, ओके, जो भी एवरी से होता है और समवन और नन और नोबॉडी, ओके, ये टाइप का जो है ये हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है यहाँ पे है। तो अगर सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पे यूज हो रहा है तो जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। वो क्यों खाम का प्लूरल होगा? नहीं होगा, है ना। याद रखना, एवरी से जो भी है, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर और समबडी, समथिंग, समवेयर और नोबॉडी, नन, ये सब जो भी है इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। एज ए होल हम ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअल को हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। दैट्स वाई वी विल यूज सिंगुलर वर्ब एंड एवरीथिंग, ये सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, not there, okay. Every leader should perform his duty. That's why C is the correct answer. Next, David inquired from doors to doors. अब कुछ लोगों को यहाँ पे लग सकता है क्वेश्चन पढ़ते, छोटा सा एकदम सेंटेंस है, कुछ लोगों को पढ़ते लग सकता है अरे David inquired ऑफ होगा क्या, एंड ऐसे करके वो एक्चुअल एरर को स्किप कर सकते, बट नहीं, यहाँ पे inquired from ठीक है, बट क्या होगा, ये जो डोर्स टू डोर्स है इसमें प्रॉब्लम है। देखिए ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे हम यूज करते हैं ना, डोर टू डोर, ऐसे जो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन, जैसे कि डोर टू डोर हम लिखते हैं और लिखते हैं पेज आफ्टर पेज, ओके। तो इसमें हम कभी भी एस नहीं यूज करते, सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है, डोर टू डोर, पेज आफ्टर पेज, ओके। तो इसलिए यहाँ पे जो हमने प्लूरल यहाँ पे यूज किया है वो नहीं होगा, ओके। यहाँ पे होगा डेविड इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, ओके। तो दैट्स वाई थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर। तो देखिए यहाँ पर टू है, तो टू के साथ तो हम मास्टर यूज नहीं कर सकते ना, हमें क्या यूज करना है, मास्टर्स यूज करना है, प्लूरल फॉर्म ऑफ मास्टर यूज करना है ना। तो दैट्स वाई फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, It was in the oceans that life begins almost 3.5 billion years ago. अच्छा, it was in the oceans, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, that ये भी ठीक है, life begins, okay, almost 3.5 billion years ago. अब ये 3.5 billion years पहले की बात हो रहा है, तो तब मैं क्या प्रेजेंट फॉर्म यूज करूंगी बिगिन का? नहीं, मैं बिगैन यूज करूंगी, है ना। तो इट वॉज इन द ओशंस दैट लाइफ बिगैन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब जो सेंटेंस चल रहा है उसका पहले का पोर्शन पास्ट में, लास्ट का पोर्शन प्रेजेंट में, ऐसा तो नहीं होता है ना। एंड ये पढ़ के भी हम समझ गए कि यहाँ पे तो हम प्रेजेंट टेंस नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे पास्ट ही होना चाहिए, है ना, ठीक है। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, someone has split water in the bedsheet. Someone has, जैसे कि मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस पहले ही बोला ना, someone, somebody के साथ हमेशा, और somewhere और something, इसके साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, अभी बोला ना, ठीक है, याद है ना। तो इसलिए यहाँ पे someone के साथ has एकदम ठीक है ना। someone has split water, okay, in the bedsheet, बेडशीट के अंदर नहीं, बेडशीट के ऊपर पानी फेंक दिया, है ना, ओके, ऑन द बेडशीट। लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। समवन हैज स्प्लिट वाटर ऑन द बेडशीट। नेक्स्ट, शी वॉज सिटिंग बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गाइडिंग देम ऑन देयर एंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि क्वेश्चंस पढ़ते ही
आप एकदम झट से पकड़ लेते हो एरर, बहुत अच्छी बात है। अगर बहुत दिनों का प्रैक्टिस है आपका तो आप झट से ऐसे ही पकड़ लोगे एरर्स, वो ठीक है। बट फिर भी आपको एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, एक बार पूरा सेंटेंस आप गो थ्रू करना। आप जितना भी प्रो बन जाओ इंग्लिश में, ग्रामर में या वोकैब में, पूरा जो भी लिखा है ना वो पूरा आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। एनीवे, शी वॉज सिटिंग बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले ही मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि अमोंग का भी हम यूज करते हैं फॉर मोर देन 2 थिंग्स, एंड बिटवीन हम यूज करते हैं फॉर 2। ओके, तो यहाँ पे बिटवीन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मोर देन 2 से ज्यादा है, यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोला है। तो फॉर ग्रेटर नंबर वी हैव टू यूज अमोंग, क्योंकि बिटवीन तो फिक्स है, बिटवीन तो सिर्फ 2 थिंग्स के लिए ही यूज हो सकता है। इट विल बी प्रोबेबली मोर देन 2 स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर अमोंग। Okay, she was sitting among a group of students guiding them on their end semester project. Second one is the correct option. Next, when we reached there, we saw a crowd of about 20 people fighting between themselves. यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, when we reached there। देखिए पॉइंट ऑफ टाइम जो मैं आपको बता रही थी, है ना। When we reached there, we saw a crowd of about 20 people fighting। अब 20 people की बात हो रहा है तो क्यों यहाँ पे बिटवीन होगा, 2 people थोड़ी है ना, 20 people, that is already more than 2, so that's why we will use here among, not between। Okay, so third one is the correct answer. Next, when you press the button the horn rang at a scaring volume। अब ये जो क्वेश्चन है ये चल रहा था पहले प्रेजेंट में, अचानक से यहाँ पे आके पास्ट आ गया, नहीं होना चाहिए। टेंस का एरर है, टेंस का प्रॉब्लम है। when you press the button the horn rings। जब भी आप वो बटन प्रेस करते हो एक स्केरिंग वॉल्यूम में वो हॉर्न बजता है, द हॉर्न रिंग्स एट अ स्केरिंग वॉल्यूम। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे रैंग नहीं होगा, ये थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर। यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से, तुम जो भी बोल रहे हो उसके बारे में तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके, यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से एज यू मीट हर नहीं, जब तुम उसको मिलोगे, when we meet her, when you meet her। ओके, जब तुम उसको मिलोगे तुमको केयरफुल रहना है कि तुम क्या बोल रहे हो। ओके, when you meet her, as नहीं होगा। ओके, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकेंड इनिंग्स। देखिए जो नंबर्स है ना हमारा, वो 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर्स और एक होता है ऑर्डिनल। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन से, नंबर का रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरह से हम 2 टाइप में हम नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कार्डिनल नंबर कौन सा होता है, जैसे कि 1 2 3, ऐसे हम इसको कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। इसको ही अगर मैं ऐसे लिखती हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको तब ये ऑर्डिनल नंबर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, सो ऑर्डिनल नंबर क्या है, जिसको हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे करके बोलते हैं। कार्डिनल नंबर्स क्या है, जिसको हम 1 2 3 ऐसे करके बोलते हैं। और एक चीज क्या है कि ऑर्डिनल नंबर के सामने हमेशा हम डेफिनिट आर्टिकल दा यूज करते हैं। ओके, हमेशा ऑर्डिनल नंबर के सामने डेफिनिट आर्टिकल दा यूज होता है। इस वजह से द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द सेकेंड इनिंग्स, क्योंकि ये क्या है, ये ऑर्डिनल नंबर है ना। सो दैट्स वाई वील यूज द बिफोर सेकेंड, है ना। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये याद रखना, पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली। नेक्स्ट, लेट अस थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। अब ये तो एक स्टेटमेंट है, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है कि जिस वजह से हमने ये वर्ब को पहले रख दिया, नहीं रखना है, ये इसको बाद में ही रखना है। लेट अस थिंक हाउ वी कैन, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम पहले वर्ब यूज करते, बट ये तो कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, स्टेटमेंट है। लेट अस थिंक हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एमिकेबली। कमेंट करके मुझे बताना कि एमिकेबली का मीनिंग क्या होता है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिकेबली और एमिकेबल। ओके, तो हमारा जो आंसर है वो है
लास्ट वन। ओके, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ओके, smallholder farmers need to be appraised with these and extension advice on store sanitation or safe storage of firewood should take note of this findings। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होते ही यहाँ पे सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। 31% ओनली करेक्ट इट एंड 48% ऑफ एस्पिरेंट्स स्किप्ड इट। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हुआ एंड इतना ज्यादा एनोमली दिखने को मिल रहा है। क्या बोल रहा है कि स्मॉल होल्डर फार्मर्स नीड टू बी अप्राइज्ड विद, यहाँ पे जो एरर है वो प्रीपोजिशनल एरर है। क्या है कि अप्राइज्ड के साथ हम ऑफ यूज करते हैं। प्राइज्ड ऑफ हो सकता है ये सभी को पता नहीं है, ये उतना कॉमन नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से भी ये परसेंटेज इतना गिरा है, करेक्ट करने का परसेंटेज। ओके, तो स्मॉल होल्डर फार्मर्स नीड टू बी अप्राइज्ड ऑफ these and extension advice on store sanitation or self storage of firewood should take note of these findings। तो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट वन। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ही खत्म होता है। मिलते हैं अगले सेशन पे with our new chapter sentence improvement। So बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। That's all. Thank you.